एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द पॉलिटिकल मास्टर्स चैनल पर। और आज इस शॉर्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से सवाल 5 नंबर से पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर 72 तक, यानी आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 72 तक जो है वो राष्ट्रपति के बारे में, उसकी शक्तियां, उसके चुनाव और उसके कार्यकारी शक्तियों के बारे में इसमें वर्णन किया गया। उसके कार्यकाल के बारे में उसका वर्णन किया गया, उसके चुनाव पद्धति के बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 72 तक। आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और इसी प्रकार से आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां संविधान के 53 के अनुसार किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में समाहित है या उसी में निहित है। चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो ऐसे में राष्ट्रपति संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग खुद से नहीं करता है। राष्ट्रपति इन कार्यपालिका शक्तियों, इन कार्यकारी शक्तियों का जो प्रयोग करता है वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सहायता से करता है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 का क्लोज 1 में कहा गया। क्या कहा गया है? आर्टिकल 74 का क्लोज 1 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का समूह होगा, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री के या मंत्रिमंडल की सहायता से राष्ट्रपति अपने कार्यों को अंजाम देगा। यानी एक तरफ आर्टिकल 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसी प्रकार आर्टिकल 74 क्लोज 1 कहता है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सहायता से ही करेगा, वह स्वयं इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि भारत में जिस प्रणाली को अपनाया गया है उस प्रणाली को हम संसदीय शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। और संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख और वास्तविक प्रधान होता है, जबकि राष्ट्रपति देश का प्रमुख और नाम मात्र का होता है। अब देश का प्रमुख नाम मात्र का, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री का चुनाव जनता के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव जनता के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से किस होता है? अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्ट पद्धति से। तो इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्र का जो प्रधानमंत्री नहीं होता, वो होता है राष्ट्रपति के नाम मात्र का होता है। वास्तविक शक्तियां जिसे हम सरकार प्रधान कहते हैं वो प्रधानमंत्री होता है, और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले को हम शांतिकालीन शक्ति के रूप में जानते हैं और दूसरा जो है उसे हम संकटकालीन शक्ति के रूप में जानते हैं। यानी पहला शांतिकाल के दौरान जो शक्तियां राष्ट्रपति की मिली हुई नॉर्मल लाइफ में, आप कह सकते हैं अपने इस आधार पर, और संकट काल के समय जो है राष्ट्रपति को शक्तियां मिली हैं, वो दोनों हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम शांतिकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति की जो शांतिकालीन शक्ति है उसमें जो सबसे पहली शक्ति है वह कार्यपालिका शक्ति, यानी कार्यपालिका की शक्तियां। शांतिकालीन शक्तियों में पहली शक्ति क्या है? कार्यपालिका शक्तियां। और कार्यपालिका में जो पहली शक्तियां हैं वह प्रशासकीय शक्ति, यानी राष्ट्रपति क्या करता है? प्रशासकीय निर्णय भी लेता है। दूसरा अगर हम बात करें मंत्री परिषद से संबंधित शक्तियां, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है ना राष्ट्रपति की सहायता से मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि नियुक्ति करने की शक्तियां भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। सैनिक शक्ति का मतलब है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, और तीनों सेनाओं की जो कमान है वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। विदेशी संबंधी शक्तियां, यानी विदेश में जितने भी संबंध होते हैं, भारत का विदेश से जितना भी संबंध होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के प्रति से ही हमारे संबंध जो है विकसित होते हैं विदेश में, जो है विदेश संबंधों के भी।
इसी प्रकार से अगर हम बात करें दूसरी शक्ति क्या है, दूसरी शक्ति को हम विधायिनी शक्ति के रूप में जानते हैं। विधायी शक्ति में जो सबसे पहला शक्ति वह है संसद का अधिवेशन बुलाने की शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सत्र का जो है उसे बुलाने की शक्ति है, सत्रावसान करने की शक्ति है, सत्र को भंग करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। लेकिन राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों को, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को भंग प्रधानमंत्री की सहायता से करेगा, प्रधानमंत्री के निर्णय से करेगा, अकेला नहीं कर सकता है। इसी प्रकार में संसद में भाषण, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में सत्र का पहला भाषण या जो भी नई संसद बनती है उस संसद के पहले भाषण में राष्ट्रपति द्वारा भाषण दिया जाता है। यानी संसद, कोई भी नई संसद फॉर एग्जाम्पल के लिए 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है और लोकसभा के चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी तो लोकसभा और राज्यसभा में जो पहला भाषण होगा वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से ही शुरू होता है, राइट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी प्रकार से राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो राज्यसभा में ऐसे 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान में ख्याति प्राप्त हो। तो 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को विधायी शक्ति के अंतर्गत कहां पर है, राज्यसभा में। कौन से जो है सदस्य को मनोनीत करता है, ऐसे सदस्य जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान में ख्याति प्राप्त, उन्होंने देश का नाम जो है गौरव बढ़ाया हो। इसी प्रकार से लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का, मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास 2020 तक थी, बट अब जो है एंग्लो इंडियन की संख्या अब कम हो चुकी। तो ऐसे में राष्ट्रपति लोकसभा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को भी मनोनीत कर सकता है। अब ये एंग्लो इंडियन होते क्या हैं, तो एंग्लो इंडियन की अगर हम बात करें तो एंग्लो इंडियन वो इंडियन है जो आज़ादी के बाद भारत में रह गए, जैसे ब्रिटिशियस, पुर्तगालीज, फ्रांसीसी, जो वहाँ के रहने वाले लेकिन आज़ादी के बाद वो भारत में रह गए और भारतीय हो गए, इसे ही कहा जाता है एंग्लो इंडियन। तो ये हमने पहले देखा कि कार्यपालिका शक्ति कौन कौन सी है, दूसरी देखा हमने विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी है, और जो है राष्ट्रीय शक्ति बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमने कहा कि भाई लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। संसद द्वारा पास किए गए बिलों को स्वीकृति, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा जो भी बिल पास किया जाता है और पास करने के बाद उस बिल पर जो है सहमति, स्वीकृति देने का काम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है, क्योंकि बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कोई बिल, एक्ट यानी कानून नहीं बनता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, राष्ट्रपति की सिग्नेचर करने के बाद ही कोई बिल, कानून या एक्ट बनता है। इसी प्रकार से लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति राष्ट्रपति के पास है, बट लोकसभा को अकेले दम पर जो है राष्ट्रपति भंग नहीं करता है, वो प्रधानमंत्री की सहायता और सलाह से ऐसा करेगा। अध्यादेश जारी करने का जो है भी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। मान लेते हैं कि दोनों सदनों की कार्रवाई नहीं चल रही, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके भी कोई बिल पारित कर सकता है, अगर वो बिल देश की एकता, अखंडता और देश के लिए काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा बिल जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे लागू करना बहुत जरूरी, पास करना बहुत जरूरी, तो ऐसे में राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 में। इसी प्रकार से राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को भी बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता है। संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। क्लियर? तो ये राष्ट्रपति की हमने 2 शक्ति देखी। इसी प्रकार से राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां भी है। तो वित्तीय शक्तियों अगर हम बात करें तो वो क्या है, बजट पेश करना। तो देश का जो बजट होता है वो जो है राष्ट्रपति की सहायता और स्वीकृति से ही पेश किया जाता है। और वित्तीय बिल प्रस्तुत करने की अनुमति कौन देता है, वो राष्ट्रपति ही देता है। तो ये राष्ट्रपति की जो है शांतिकालीन शक्तियों को हमने 3 भाग में डिवाइड किया है, कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथी शक्ति, वो है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति क्या है, तो राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। वो जो है अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है।
इसी प्रकार से राष्ट्रपति को क्षमादान की भी शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 72 के तहत अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां भी दी गई, यानी वो किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को, यानी उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई फांसी की सजा को कम कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसका निर्वहन कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति के पास जो है, इसे हम कहते हैं न्यायिक शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास हैं। अब दूसरी जो शक्ति जिसको बांटा गया संविधान में राष्ट्रपति, उसे कहते हैं संकटकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां क्या है? तो संकटकालीन शक्तियों को अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में भाग 18 में, तो भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक जो है राष्ट्रपति को 3 प्रकार की संकटकालीन शक्तियां मिली हुई है। अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 क्या कहता है? तो आर्टिकल 352 कहता है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। इसी प्रकार से आर्टिकल 356 क्या कहता है? आर्टिकल 356 के तहत जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार किसको है? जो है राष्ट्रपति के पास है। इसी प्रकार से आर्टिकल 360 क्या कहता है? तो आर्टिकल 360 कहता है कि वित्तीय आपातकाल, यानी वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का भी जो अधिकार राष्ट्रपति को। तो ये राष्ट्रपति की 3 संकटकालीन शक्तियां हैं जो भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में दी गई हैं। क्लियर? चलिए और बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की कुछ विशेषाधिकार शक्तियों की। तो राष्ट्रपति के अब कुछ विशेषाधिकार भी है, यानी राष्ट्रपति को अनुच्छेद 361 के तहत आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार प्रदान। वो विशेषाधिकार यह है कि राष्ट्रपति किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान जो भी निर्णय लिए गए, जो भी जजमेंट दिया गया है, उस जजमेंट के प्रति उसे जवाबदेह नहीं माना जाएगा। तो ये विशेष अधिकार शक्तियां है राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 361 के तहत। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आर्टिकल 75 के तहत, आर्टिकल 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 कहता है कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है, बट प्रधानमंत्री उसे ही राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। यहाँ लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के रूप में चुनता है। बट अगर कोई विपरीत स्थिति आ जाए, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं कि किसी लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता, जैसे किसी भी दल को सरकार बनाने की लोकसभा में 272 सीटें, यानी 272 सीटों का जादुई आंकड़ा उसके पास होना चाहिए। अगर किसी भी पार्टी को 272 सीटें 2024 के लोकसभा में नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसे में गठबंधन सरकार बनने के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो राष्ट्रपति उस दल को प्रधानमंत्री के पद के रूप में चुनेगा जिसे उस लोकसभा में 2024 को लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें मिली हुई। तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को चुनने का भी विशेष अधिकार है, बट इसके लिए वो तभी हो सकता है जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो या त्रिशंकु लोकसभा की गुंजाइश। तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार है कि वो अपने हिसाब से प्रधानमंत्री को चुन सकता है जो उस समय विशेष में बड़े दल का नेता हो। इसी प्रकार से राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी है, वीटो पावर भी राष्ट्रपति के पास है, वीटो शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के पास है। और तो ये कुछ विशेष शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति के पास है विशेष तौर पर, चाहे वो आपकी संकटकालीन शक्तियाँ हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की शक्ति हो या वीटो शक्ति, तो राष्ट्रपति के पास ये भी शक्तियाँ हैं। तो आई होप आप सभी ने राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है वो पूरी तरीके से समझ लिया। तो इस चीज़ को लेकर एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट तो बनता ही है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संसदीय शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग ही प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। क्या है? तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री जो है समस्त शक्तियों, कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। तो ऐसे में अगर हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो आर्टिकल 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी।
परंतु राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसी ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा जिसे लोकसभा में यानी संसद में बहुमत प्राप्त हो, यानी संसद में लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन मैंने दूसरी स्थिति आप सभी को पहले बता, दूसरी स्थिति क्या है कि अगर किसी भी लोकसभा या संसद में कभी भी अगर बहुमत नहीं मिलता किसी पार्टी के, तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है अपने विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री नियुक्ति कर सकता है। क्लियर? तो भारत में प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 75 में। बट राष्ट्रपति उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो बहुमत दल प्राप्त दल का नेता हो। अवधि क्या होती है? तो वैसे कहा जाता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की जो अवधि होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है प्रधानमंत्री की अवधि है। परंतु भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में जो प्रधानमंत्री की अवधि जो है वो 5 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? 5 वर्ष। और प्रधानमंत्री 5 वर्ष से पहले भी अपने पद से इस्तीफा दे सकता है यदि वह संसद में अपना बहुमत खो दे और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में, राइट। अब शक्तियों की बात कर लेते हैं, शक्तियां क्या है और कार्य क्या है। तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्यों को जो वर्णन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से किया गया है। तो पहला जो प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है, मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है और इसीलिए इसे मंत्रिमंडल का मेहराब कहा जाता है। क्या कहा गया है? मंत्रिमंडल का मेहराब, राइट। इसे कई उपाधियों से भी इस पद को सुशोभित किया गया है। तो मंत्रिमंडल के नेता ग्रुप में इसके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? वो विभागों का विभाजन करता है, यानी वो अपने मंत्रिमंडल में अनेक मंत्रियों के जो विभाग होते हैं, चाहे कृषि विभाग हो, यानी विभागों का बंटवारा भी किया जाता है। चाहे से फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रधानमंत्री होता है, किसी को कानून मंत्री बनाया जाता है, किसी को विदेश मंत्री बनाया जाता है, किसी को कृषि मंत्री बनाया जाता है, किसी को वित्त मंत्री बनाया जाता है। तो इस प्रकार विभागों का विभाजन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। मंत्रिमंडल का सभापति, प्रधानमंत्री क्या होता है? जो मंत्रिमंडल होता है वो मंत्रिमंडल यानी मंत्रियों के समूह का जो सभापति होता है कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रियों की पदच्युति यानी मंत्रियों को नियुक्त करना और मंत्रियों को उनके पद से हटाने का काम किसका है? प्रधानमंत्री का है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री को और क्या शक्तियां होती है? योग्य सरकार के लिए उत्तरदायी। तो प्रधानमंत्री एक योग्य सरकार के लिए उत्तरदायी है और उत्तरदायी सरकार की सारी जिम्मेदारी किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री के माध्यम से जो है सरकार चुनाव लड़ती हैं। राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार है, यानी समय समय पर राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से प्रशासनिक सहायता की सलाह ले सकता है और प्रधानमंत्री द्वारा सलाह किए गए को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं, यानी प्रधानमंत्री जो भी सलाह राष्ट्रपति देगा उस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार का मुखिया, तो प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, जो सरकार का खेवनाहार होता है। कौन? प्रधानमंत्री। चलिए और बात कर लेते हैं और क्या क्या शक्तियां प्रधानमंत्री की। इसी प्रकार के सरकार का प्रमुख प्रवक्ता, तो सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, समय समय पर संसद में भाषण देता है और अपने सरकार की नुमाइंदगी करता है। अपने सरकार को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। संसद का नेता, तो संसद में बहुमत दल के नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? वो प्रधानमंत्री के पास ही है। और राष्ट्र का नेता, तो प्रधानमंत्री राष्ट्र के नेता के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री जब अपने पद पर बन जाता है यानी जब प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो वो किसी पार्टी के नेता ना होकर राष्ट्र का नेता होता है और राष्ट्र की शासन व्यवस्था को चलाने की जो सबसे बड़ी धुरी है वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमती है। सो अभी इस वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियां और प्रधानमंत्री की शक्तियों को कवर कर लिया। आई होप इस वीडियो को आपने पसंद किया। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार के एक और इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए फ्री में लाइक कीजिए और ज्ञान भर भर कर पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।